तो अब शुरू करते हैं बंगाल को, ठीक है। तो बंगाल की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे, जो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल, और साथ में आपका जो है वो आसाम और उड़ीसा, इन सभी को मिलाकर जो रीजन जो है वो पुराने टाइम में यानी कि 1947 से पहले जो है वो रीजन बना था, ठीक है, दैट इज़ योर बंगाल। वो जो उसको जो है वो बंगाल जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है, वो बंगाल रीजन था। और इसका जो सिग्निफिकेंस है बंगाल का, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बंगाल जो था वो मुग़ल से पहले जो है वो बंगाल की अपनी सल्तनत थी, उसके अंडर उसके कंट्रोल में था, ठीक है। उसके बाद जो है वो बंगाल जो है वो जब मुग़ल्स आते हैं तो मुग़ल्स जो है वो यानी कि बाबर और हुमायूं प्लस अकबर, ये जो है वो कोशिश करते हैं बंगाल को जीतने की, ठीक है। और अकबर जो है वो कंट्रोल भी कर लेते हैं बंगाल के ऊपर पूरा, और उसको जो है वो मुग़ल एम्पायर में ऐड कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि थ्रू अपॉइंटिंग गवर्नर, ठीक है, मुगल अथॉरिटी यानी कि मुगल एम्पर जो है वो बंगाल के लिए गवर्नर को अपॉइंट करता है, और उसके द्वारा जो है उसके थ्रू जो है वो बंगाल पर जो है वो रूल करता है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। इसमें हम सबसे पहले चलते हैं बंगाल के फीचर्स पर, कि ऐसा क्यों था कि हर अथॉरिटी का जो इंटरेस्ट जो दिल्ली में बैठा है वो जो है वो बंगाल पे कब्जा करना ही चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बंगाल की लोकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो लोकेशन वाइज देखें कि यहाँ पर है आपकी बे ऑफ बंगाल, और ये जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो सी रूट के थ्रू होता था। यानी कि बंगाल एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पर जो है वो एक कोस्टल लाइन थी, और उस कोस्ट लाइन के थ्रू जो है वो क्या कर सकते थे, टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। दैट मीन्स कोई भी एम्परर चाहेगा कि वो ट्रेड जो हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाए। और यहाँ पर ट्रेड सिर्फ भारत का ही नहीं होता था, लाइक चाइना से अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो वो यहाँ से इस तरह से आता था, और फिर बंगाल से होकर एक तो ये रीजन यहाँ इस तरह से कनेक्ट होगा, ये भी एक एंशंट रूट था। तो ये दोनों रीजन्स जो है वो यहाँ पर जो है वो बंगाल से लिंकअप होते थे, और दूसरा ये चाइना के साथ भी लिंकअप होता था। तो ये एंशंट ट्रेड रूट था जिसके थ्रू जो है वो क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो एंशंट टाइम में होता था। तो जितने भी एम्पर थे दिल्ली के, उनका ये इंटरेस्ट था कि वो इस पर जो है वो कंट्रोल करे, क्योंकि फ्री का पैसा अगर किसी को मिल रहा है तो कौन मना करेगा। तो यहाँ पर इनका इंटरेस्ट भी था बंगाल पे। दूसरा, उसके बाद हम अदर फीचर्स चलते हैं बंगाल के। तो उसमें सबसे ऊपर आता है नॉर्थ में हिमालयाज। अगर हम मैप देखें, हिमालयाज इस तरह से चलते हैं। तो नॉर्थ में हिमालयाज थे, दैट मीन्स नेचुरल डिफेंस। उसके बाद हिमालयस जो है वो दो तरह से लिंकअप करते हैं। पहला तो है कि वो डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा हिमालयन रिवर्स। तो वो क्या है, पानी जो है वो सदाबहार यानी कि पेरिनियल रिवर्स कहते हैं हिमालयन रिवर्स को, जिसमें जो है वो 12 महीने जो है वो पानी रहता है। तो इस फीचर के अंडर जो है वो क्या था कि जो नदियाँ थी उसमें 12 महीने पानी रह रहा है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए जो है वो पानी जो है वो यहाँ पर 12 महीने मिलेगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट। आज भी अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लाइक आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो दैट मीन्स ये नेचुरल फॉरेस्ट, और ये नेचुरल सोर्स था। यहाँ से माइनर फॉरेस्ट मिलते थे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो आज भी न्यूज़ में चली है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इकोनॉमी को जो है वो हेल्प कर सकती थी। देन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मैंने आपको बताया कि एक तो ट्रेड रूट का पार्ट था, दूसरा मॉनसून। मॉनसून फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस तरह से भारत को बनाए, ठीक है, यहाँ पर, तो जब मानसून इस तरह से भारत में आता है, ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून की अगर हम बात करें, तो जब ये इधर पहुँचता है, मतलब इक्वेटर को क्रॉस करता है, तो ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दूसरी, सॉरी, एक होती है अरेबियन ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच देन फिर यहाँ से इस तरह से जो है वो ट्रैवल करती है, और फिर ट्रैवल करके जो है वो यहाँ पर जो एक अराकन रेंज है, म्यांमार है इस साइड पे, इस रेंज पर टकराती है। देन यहाँ से मूव करती है इधर वाली साइड को, यानी कि बंगाल की साइड को, और फिर यहाँ पर जो है वो ये बारिश करती है, और सिमिलर फिर ऐसे जो है वो ये इस तरह से ट्रैवल करते करते नॉर्थ इंडिया में पहुँचती है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो है वो बहुत बारिश होती है मानसून में। तो जितनी ज़्यादा मानसून में बारिश हो रही है वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी अच्छी थी, ठीक है। फ्लड्स वगैरह के चांसेस तो बनते हैं यहाँ पर, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल भी है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, याद रखना, सुंदरबन डेल्टा। ये डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा बहुत फर्टाइल रीजन था। तो यहाँ पर भी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉफिटेबल थी। देन बिग रिवर्स,
लाइक ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज लाइक तीस्ता, ठीक है, गोमती, घाघरा, ये जो नदियाँ थी ये बड़ी बड़ी नदियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ से एक तो नेचुरल डिफेंस मिल रहा है, जिससे क्या है कि हमने देखा था एंशियंट टाइम में जो सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे थी। एक तो नेचुरल डिफेंस मिल रहा है, दूसरा यहाँ से जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स करना भी इजी था कि लाइक आप जो है वो विया रिवर्स जो है वो रिवर्स के थ्रू जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते थे, तो ये प्रॉफिटेबल था। तो ये फीचर्स है बंगाल के, याद रखना। उसके बाद गंगा के प्लेन्स, जो गंगा के प्लेन्स से लाइक अभी भी हम देखें तो ये बिहार वाला, यूपी बिहार वाला जो रीजन है, ठीक है, ये बहुत जो है वो फर्टाइल रीजन है। तो इसमें भी जो है वो ये जो रीज़न था इसकी वजह से भी जो है वो बंगाल की जो जो था वो ज़्यादा फेमस था। प्लस फर्टाइल प्लेन्स थे तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर भी एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होगा, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, ये याद रखना। तो ये प्रॉफिटेबल था सब कुछ कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी है, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें प्लेन्स हैं, फर्टाइल प्लेन्स है तो एग्रीकल्चर भी सरप्लस होगा। फॉरेस्ट है तो वहाँ से नेचुरल जो है वो उन्हें मिनरल्स या नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो सारे भी मिल रहे थे, और रिवर्स थी, तो ये सारे फीचर्स जो थे बंगाल को एक रिच प्रोविंस बनाते थे। इसका मतलब ये होगा कि बंगाल जो था ये क्या था, रिच प्रोविंस था। यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो है वो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो जब इतना रिच प्रोविंस होगा तो सबकी नज़र इसके ऊपर ज़रूर होगी, ये बात ध्यान रखना, सबकी नज़र। तो पहले बाबर की नज़र थी, देन हुमायूं, फिर अकबर, और उसके बाद औरंगज़ेब ने भी इस पर जो है वो कंट्रोल किया। देन उसके बाद जब सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हो गई तो ब्रिटिशर्स का इसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, तो ब्रिटिशर्स ने फिर कोशिश करी बंगाल को कब्जा करने की। तो ये सब हम कवर करेंगे, याद रखना। तो 16th से लेकर 18th सेंचुरी तक जो है वो ये मुगल एम्पायर के अंडर कंट्रोल में रहा है, ठीक है। उसमें हुमायूं, याद रखना, हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं जो है वो बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी जो क्या करते हैं, हुमायूं को डिफीट कर देते हैं। और उस बैटल का नाम क्या था, जल्दी बताओ, वो बैटल कौन सी थी जिसमें हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी से हार जाता है? पानीपत। सर कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। ये दो बैटल्स है, ठीक है, पानीपत। बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, सर कन्नौज। चौसा जो 1539 में हुई सबसे पहले एक बैटल, उसके बाद 1540 में बैटल ऑफ कनौज। ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स है जिसमें जो है वो शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। दैट मीन्स हुमायूं का जो सपना था बंगाल को जीतने का वो रह गया। मीनवाइल शेरशाह सूरी क्या करता है, बंगाल को कंट्रोल में कर देता है। शेरशाह सूरी बंगाल को जीत लेता है और सुर डायनेस्टी के अंडर बंगाल रहता है, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद अकबर आते हैं, और अकबर क्या करते हैं, जो बंगाल रीजन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अकबर पावरफुल था, कैपेबल था, उसको इतनी मुश्किल नहीं होती, और बंगाल को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, ये याद रखना। अब हमें जो पढ़ना है, ठीक है, हम जो इसमें कवर करेंगे, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बैटल्स। और बैटल भी कौन सी, एक प्लासी की और एक बक्सर, ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स। प्लस साथ में हम देखें कि किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि 1717 में जो है वो मुर्शिद कुली खान, MQK याद रखना, मुर्शिद कुली खान है, ये जो है वो क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। और फिर यूरोपियंस को हम जो है वो बंगाल में स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा बाबर के बारे में भी समझ लेते हैं कि बाबर ने किस तरह से, तो यहाँ पर जो है वो बाबर भी जो है वो बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले ध्यान रखना, उसमें बैटल ऑफ घाघरा होती है, किसने लीड किया था बैटल ऑफ घाघरा में? बैटल ऑफ घाघरा किस किस के बीच में हो रखी है? बाबर और महमूद लोदी। बाबर और महमूद लोदी। तो ये जो महमूद लोदी था ये छोटे छोटे अफगान चीफ थे, और बाबर जो है वो कुछ रीजन जो है वो यहाँ से बंगाल का जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है, तो ये याद रखना। उसके बाद हुमायूं ट्राई करता है लेकिन डिफीट हो जाता है। फाइनली अकबर क्या है, अकबर के बारे में अगर आप बात करें तो आपको ये 1575 ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बैटल ऑफ तुकुरोई, जिसमें जो बंगाल का सुल्तान था दौब खान खर्रानी जो है, ये PGT लेवल पर तो सही है, लेकिन HAS और अलाइड लेवल पर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 1575 में ये बैटल हुई है, बैटल ऑफ तुकरोई। इसमें जो है वो बंगाल को जो है वो पूरा कैप्चर कर लेता है अकबर, ये याद रखना। उसके बाद एक छोटी सी और बैटल होती है, दैट इज़ योर बैटल ऑफ राजमहल। और फाइनली यहाँ पर पूरा जो है वो बंगाल जो है वो अकबर के अंडर आ जाता है। उसके बाद जब शाहजहाँ और जहांगीर और शाहजहाँ, मतलब इन दोनों के टाइम पे बंगाल पार्ट रहता है
मुगल एम्पायर का। फिर उसके बाद औरंगज़ेब के टाइम में, ठीक है, ये जो मुर्शिद कुली खान था, ये औरंगज़ेब के टाइम में दीवान था बंगाल का। ये बात ध्यान रखना है, नवाब ये बाद में बनाए, पहले ये बंगाल का नवाब था, पहले ये बंगाल का दीवान था अंडर औरंगज़ेब। तो ये जो है वो अपने माइंड में रखना, ठीक है। उसके बाद बंगाल एज ऑटोनोमस स्टेट, कि बंगाल एक ऑटोनोमस स्टेट किस तरह से बना। तो 1717 में क्या होता है कि जब सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हो जाती है, फारूक सियार वहाँ पे बैठे होते हैं, तो मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं, चुपचाप, पहले तो वो दीवान थे, ठीक है, औरंगज़ेब के अंडर, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, खुद को नवाब बना देते हैं कि मैं बंगाल का नवाब हूँ, और आज से जो हूँ ये बंगाल जो है वो एक ऑटोनोमस स्टेट है। खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करते, ये बोलते हैं कि मैं मुगल एम्पायर का पार्ट ही हूँ और एनुअली उनको पेमेंट दे रहा हूँ, लेकिन काम सारा इंडिपेंडेंटली करते हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, डिसीजन लेने होते हैं, सब इंडिपेंडेंट लेते हैं। जो आपका फारूक सियार था उससे कुछ भी नहीं पूछते। और 1717 में जो है वो यहाँ पर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बंगाल जो है वो बन जाती है, ये याद रखना। अब एक बात समझना, मैंने आपको बताया था कि नॉबल्स जो है वो ट्रशल ऑफ पावर है, धोखाधड़ी है, लेकिन नॉबल्स जो है वो खुद कैपेबल है। वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट नॉबल्स के ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कैपेबल थे। तो मुर्शिद कुली खान जो था वो बहुत कैपेबल पर्सनालिटी था। 1717 से लेकर 1727 के बीच में इसने जो है वो बंगाल की जो है वो नवाबशिप इसके पास थी, ठीक है, जिसमें याद रखना कि इसके टाइम पे जो है वो बंगाल में स्ट्रॉन्ग बैंकर थे, मतलब बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम आते हैं, लाइक जगत सेठ, ठीक है, मानक चंद और जगत सेठ, दो पर्सनालिटीज़ है। लाइक इनके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि नवाब को जब भी पैसा चाहिए होता था इनके पास चला जाता था। इनका जो है दो, ये जगत सेठ था और मानक चंद, इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था पूरा का पूरा बंगाल की इकोनॉमी के ऊपर। देन उसके बाद ये जो मुर्शिद कुली खान थे, जब ये 1717 में बनते हैं तो ये नसीरी डायनेस्टी को जो है वो बंगाल में जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। याद रखना इस डायनेस्टी का नाम, दैट इज़ नसीरी डायनेस्टी, और मुर्शिद कुली खान नसीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजा कैपेबल है, अब हम इसको राजा मान सकते हैं, ठीक है, जब नवाब, ये नवाब ही समझते हैं, नवाब कैपेबल है, तो उसके टाइम पे क्या होगा, पीस होगा, प्रोस्पेरिटी होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा और ग्रोथ होगा। जब राजा स्ट्रांग है तो पीस, प्रोस्पेरिटी, ट्रेड जो है और ग्रोथ, ये चारों के चारों उसके पास रहेंगे। तो मैं दैट मीन्स बंगाल जो है वो राइज करता है। और जब भी कोई राइज करता है तो हर पर्सन की नज़र उसके ऊपर होती है कि ये पर्सन जो है वो राइज कर रहा है। या तो कोशिश होती है कि उसका राज्य को हड़प लेना है, ठीक है, या तो उसको कैप्चर कर लेना है, या वेट करना है कि कब जो है वो यहाँ पर जो है वो वीक रूलर्स आएंगे और कब हम जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये थोड़ी सी कोशिश जो है वो इसके टाइम पे होती है, ठीक है, याद रखना। फिर 1719 में ये क्या करता है, उड़ीसा को भी कंट्रोल कर देता है, मतलब उड़ीसा को अपने अंडर जो है वो ऐड कर देता है, बंगाल में जो है उड़ीसा को ऐड कर देता है, लेकिन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं करता। ये बोलता है कि मैं अभी भी मुगल साम्राज्य का ही पार्ट हूँ, मैंने कोई अलग से जो है वो रूल शुरू नहीं कर दिया। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो है वो मुगल अथॉरिटी को जो है मुगल अथॉरिटी के अंडर ही जो है वो काम कर रहा था, लेकिन वर्क इंडिपेंडेंटली कर रहा था। इसके बाद जो हमें याद रखना है वो ये कि 1717 में इसने बंगाल प्रोविंस तो बना दिया, ठीक है, लाइक एक नवाबशिप के अंडर ऑटोनोमस जो है वो स्टेट, लेकिन फारूक सियार ने ना 1717 में एक फरमान दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिए तो उनको कि आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप जो वो ट्रेड करो, और साथ में दस्तक जो थे एक तरह की परमिशन थी, ठीक है, कि आप जो वो कंपनी की मोहर लगाकर जो व्यापार कर सकते हो। ऐसा क्यों किया, इसका करने का रीज़न ये था, ये जो फरमान दिया फारूक सियार ने, फारूक सियार हो गए बीमार और उनको ठीक किया एक इंग्लिश डॉक्टर ने जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। तो ये नाम याद रखना, मैं नाम ले आया हूँ ढूंढ के, इसलिए मैंने इसको, विलियम हैमिल्टन जो पर्सनैलिटी थी उसने जो है वो फारूक सियार को ठीक किया, और फारूक सियार जो है वो इससे खुश होकर उसने एम्परर ने कहा कि चलो आपको बंगाल का जो आप जो क्या करो, ट्रेड फ्री राइट ले लो। अब ट्रेड फ्री राइट बंगाल के दिए, ये याद रखना, ठीक है। इससे बंगाल का हो गया नुकसान, क्योंकि बंगाल किसके ऊपर डिपेंड था, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड पे टैक्स नहीं पे करेगी, तो बंगाल का नुकसान हो गया। तो यहाँ से जो है वो नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हो गया। कंपनी टैक्स नहीं पे करती थी, नवाब जो है वो उनसे लड़ता था, नवाब उनको फोर्स करता था कि आप टैक्स पे करो। फिर
कंपनी क्या करती थी, नवाब का जो फरमान था, जो एम्पर का फरमान था, वो नवाब को दिखा देती थी, और इन दोनों के बीच में ऐसे ही जो है वो ट्रशल जो है वो चलती रही। ये ट्रशल जो है वो बेस बनती है बैटल ऑफ प्लासी का, जिसको हम अभी आगे कवर करेंगे। देन उसके बाद बंगाल के नवाब, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1727। देन उसके बाद शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन याद रखना। जो शुजाउद्दीन थे, इसके टाइम पे जो है वो बिहार जो है वो ऐड होता है 1733 में। देन उसके बाद सरफराज खान, सरफराज खान जो है वो 1739 तक जो है वो कंट्रोल करते हैं एज अ नवाब ऑफ बंगाल, और इनके टाइम में जो है वो बंगाल राइज करता है, ठीक है। और लेकिन ये गलती करते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट गलती करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी होल्ड जो था वो बंगाल में राइज कर रहा था। बंगाल में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज जो है वो लगाई जा रही थी। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, बंगाल में जो है वो पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होता गया। फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, डायनेस्टी रिप्लेस हो जाती है। ये अलीवर्दी खान जो है वो सरफराज खान को मार देते हैं, मारकर जो है वो अशरफ डायनेस्टी को जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं 1740 में, ये याद रखना। और ये सबसे एबलेस्ट पर्सनालिटी था, मतलब सबसे कैपेबल पर्सनालिटी था आफ्टर मुर्शिद कुली खान। ये क्या करता है, बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। ये बोलता है कि बंगाल अलग से एक राज्य है, नॉट अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। और इसका कैसे पता चलता है कि जो एनुअल अमाउंट जो है वो पे किया जा रहा था एम्परर को, वो ये पे नहीं करता है, मना कर देता है कि मैं नहीं पे करूँगा। इसका कारण क्या था, 1740 में हुई, यहाँ पर 1739 में हुई है बैटल ऑफ करनाल, और इस बैटल ऑफ करनाल से मोहम्मद में जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला हारा है। तो उससे क्या है कि इसको ये पता चल जाता है कि एम्परर तो ख़त्म है, तो अब जो वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको जो है वो उसका डर है हमें। तो ये क्या करता है, फाइनली मना कर देता है कि मैं एनुअल अमाउंट जो हो यहाँ से पे नहीं करूँगा, और इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी डिक्लेयर करता है। तो ये फैक्टर याद रखना, अलीवर्दी खान बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, पहले जो नाम था वो था शुजाउद्दीन, याद रखना, और अभी जो नाम है वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे वो कहते हैं यंग लीडर था। अब यंग लीडर जो है वो नवाब बन गया बंगाल का, लेकिन इसको समझ नहीं थी, कैपेबल तो था, ठीक है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी था, लेकिन समझ नहीं थी पॉलिटिक्स की उतनी ज़्यादा। तो ये बनता है 1757 में, और जब ये बनता है तो उस टाइम पे जो इसके टाइम पे जो बैटल हुई, दैट इज़ योर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं वो बनते हैं मीर जाफ़र और मीर कासिम, देन फिर अगेन मीर जाफ़र। तो ये मीर जाफ़र, मीर कासिम और मीर जाफ़र, अगेन मीर जाफ़र, इनको बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये याद रखना। अब जब सिराजुद्दौला 1757 में, यानी कि 1757 में जो है वो, जब सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं, तो उनके पास कुछ एक चैलेंजेस होते हैं सबसे पहले। तो अगर हम सिराजुद्दौला को यहाँ इस तरह से समझे थोड़ा सा, ये रहा सिराज, ठीक है, तो इसकी चार जो है वो डायरेक्शंस बना लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से आप भी इसी तरह से नोट्स बनाया करो, तब आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले वेस्ट में देख लेते हैं अफगान। हमें पता है वेस्ट से अफगान, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो अटैक कर रहा था भारत के ऊपर। वो जो है वो 8-9 बार जो है उसने दिल्ली पे जो है वो 7 या 8 बार जो है वो उसने दिल्ली पर अटैक किया। तो दैट मीन्स इसको भी कहीं ना कहीं ये डर था कि दिल्ली को जीतने के बाद जो है वो बंगाल पर अटैक कर सकता है। तो पहला जो चैलेंज इसके पास ये था, जिसको बोलते हैं अफगान का चैलेंज। दूसरा उसके बाद मराठास का, हमने देखा था कि मराठास अंडर द बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधव राव दिल्ली तक जो है वो अटैक कर चुके हैं। और 1759 में माधव राव ने, ठीक है, जो माधव राव थे उन्होंने क्या किया था, जो एम्परर था शाह आलम सेकंड, उनको जो है वो मतलब उनको कहा था कि हम आपको डिफेंड प्रोवाइड करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स मराठास ने जो है वो मुगल एम्पायर को भी प्रोटेक्ट करके रखा था। तो इसको ये भी डर था कि मराठास जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बंगाल में भी अटैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको पता चल जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी राइज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कर्नाटिक वॉर हुए थे, लाइक फर्स्ट कर्नाटिक और सेकंड कर्नाटिक, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए थे। सेकंड कर्नाटिक में तो स्पेशली, जब जो है वो ड्यूप्लेक्स वापस चले जाते हैं और यहाँ पर जो है वो कर्नाटिक विक्ट्री होती है।
तो ये भी एक फैक्टर था जो उसको चैलेंज कर रहा था, सिराजुद्दौला को। और साथ में चलो वॉर वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो दस्तक और फरमान जो फारूक सियार ने दिया था उसका बड़ा वो जो है वो क्या कर रही थी, मिसयूज़ कर रही थी। और ये कंपनी को बार बार बोल रहे थे कि सर टैक्स पे कर लो, मेरा गुजारा नहीं चल रहा है ऐसे, मेरे साथ जो है मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, और जो है मुझे इकोनॉमी चलाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि बंगाल की इकोनॉमी ट्रेड एंड कॉमर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है और आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे हो, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो फोर्ट विलियम, अब ये फोर्ट विलियम जो है वो ये कहाँ से आता है, फोर्ट विलियम दैट इसको बोलते हैं कलकत्ता को, ये याद रखना, फोर्ट विलियम कलकत्ता को कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फोर्टिफाइड हो रही थी, यानी कि ये लोग अपनी आर्मी भी बनाए जा रहे थे, और ये थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा किला बना दिया था फोर्ट विलियम को, एक फैक्ट्री को पूरा किला बना दिया था। तो सिराजुद्दौला बोलता है कि ये गलत है, और सिराजुद्दौला इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। सिराजुद्दौला इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेते हैं, और वो क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर अटैक करते हैं। सिराजुद्दौला को लगता है कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ठीक है, और सिराजुद्दौला इसको सीज करके जो है वो आ जाते हैं वापस। जब सीज करके वापस आने लगते हैं तो उस टाइम पे मानक चंद को बोलते हैं कि आप क्या करो, यहीं पर रहो और इसको संभालो, और वापस आ जाते हैं अपनी कैपिटल में और पार्टी करने लग जाते हैं कि हमने जो है वो ब्रिटिशर्स को हरा दिया। ब्रिटिशर्स को ये जो डिफीट थी ये बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि ये पहली डिफीट थी उनकी एक तरह से किसी भी एम्परर के थ्रू, ठीक है, और भी नवाब के थ्रू। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि ये तो हमारा बहुत बड़ा जो है वो ईगो पे आ गया, और यहाँ पर ईगो पे लेते हैं क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो करियर था वो एज अ क्लर्क हुआ था, तो सारे ब्रिटिशर्स जो है वो बैठ कर जो है वो सोच रहे होते हैं, और जो ऑफिसर्स थे कि यार किस तरह से जो है वो फोर्ट विलियम को वापस लिया जाए। तो क्लाइव जो है वो आइडिया लेकर आते हैं, और क्लाइव जो है वो फिर इस मिशन को भी लीड करते हैं फाइनली बाद में। यहाँ पर ब्रिटिश क्या करते हैं, सबसे पहले डिप्लोमेसी खेलते हैं। सबसे पहले वो क्लाइव को जो सिराजुद्दौला था उसको बदनाम करते हैं। वो यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। ये कंसेप्ट है, ये प्रीलिम में एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कि ब्लैक होल ट्रेजिडी जो है वो कौन सी बैटल के साथ लिंक करती है। और ऐसा जो है वो कहा जाता है, हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं ऐसा, कि जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को जीत लेते हैं, सीज कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, जो यूरोपियंस वहाँ पर थे उन्हें जो है वो एक बंद कमरे में जो है वो, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी छोटी सी, उसमें दरवाज़ा, ठीक है, दरवाजे अंदर मतलब उसमें जो है वो लोगों को बंद करके दरवाज़ा लॉक करके जो है वो बिल्कुल जो है वो सील कर देते हैं कमरे को। जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अंदर करीब 150 143 या 150 के अराउंड जो है वो लोग थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जिसमें से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो सफोकेशन की वजह से मर गए थे। दैट मीन्स कि यहाँ से सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई, और ये बताया गया कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो लीगल एक्शन ले रहे हैं, कि यूरोपियंस की डेथ हुई है उसका बदला जो है वो लिया जा रहा है। कोई एक रीज़न तो चाहिए था अगेंस्ट द टू रेज वॉर अगेंस्ट द सिराजुद्दौला। तो उसमें क्या यहाँ पर आफ्टर ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कि वो 143 लोगों में से जो है वो सिर्फ 23 लोग ही जो है वो जिंदा बचे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई जो रियल ट्रेजेडी नहीं है, लेकिन कुछ यूरोपियंस कंसिडर करते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑल्सो, ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो अंडर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मूव करते हैं कलकत्ता के लिए, यानी कि फोर्ट विलियम के लिए। अब याद रखना, इंग्लिश जो है वो क्लाइव जो है वो यहाँ पर डिप्लोमेसी खेलते हैं। इंग्लिश यानी कि क्लाइव, क्लाइव यानी कि इंग्लिश। अब सिंपल याद रखना, क्लाइव जो है वो यहाँ क्या करते हैं, डिप्लोमेसी खेलते हैं। वो बोलते हैं लड़ना जरूरी नहीं है, खरीदते हैं इनको, जब ये बिक जाएंगे, ठीक है। ऐसा हुआ है ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि तो अपनों ने ही अपनों को मारा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि मानक चंद ये क्या करते हैं, मानक चंद को बोलते हैं कि मुझे ना लड़ना नहीं है तुझसे, तो बोल तुझे कितना पैसा चाहिए। मानक चंद बोलता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, और मानक चंद जो है वो फोर्ट विलियम को बिना लड़े ही सरेंडर कर देता है। दो बैंकर थे इंपॉर्टेंट, जगत सेठ और मानक चंद। मानक चंद कंपनी की साइड हो गया, फिर जगत सेठ को भी बोलते हैं कि तूने जो है वो सिराज को फाइनेंस नहीं करना, तूने सिराज को पैसा नहीं देना। सिराज बोलता है सिराज को पैसा नहीं देना, तो जगत बोलता है कि ठीक है मैं नहीं दूंगा पैसा, वो भी उसकी साइड हो गया। फिर उसके बाद क्लाइव को ये लगता है कि यार ठीक है, अब हमने पंगा ले ही लिया, जब हमने फोर्ट विलियम जीत ही लिया, तो क्यों ना सिराज को भी हरा देते हैं, सिराज बड़ा पार्टी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करते हैं, सिराज की तरफ मूव कर जाते हैं मुर्शिदाबाद।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिरा जो क्लाइव थे, क्लाइव फिर से डिप्लोमेसी खेलते हैं। क्लाइव जो है वो ऐसे पूछते हैं कि किसको नवाब बनना है बंगाल का। तो मीर जाफ़र जो है वो बाहर निकल कर आते हैं। मीर जाफ़र बोलते हैं कि मुझे जो है वो, मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये याद रखना। तो मीर जाफ़र बोलते हैं कि मुझे जो है वो बंगाल का नवाब बनना है। तो क्लाइव बोलता है कि ठीक है, बना देंगे। अब क्लाइव पहुंच जाते हैं प्लासी में अपनी 3,000 की आर्मी लेकर। जब सिराजुद्दौला को ये पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर क्लाइव जो है वो अटैक कर रही है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है, तो सिराजुद्दौला भी अपनी 40,000 की आर्मी लेकर आते हैं। और यहाँ पर 3,000 की आर्मी थी, जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे मद्रास के अपोजिट साइड में, ठीक है, और जितने भी ऑफिसर थे वो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन सोल्जर्स तो थे वो मैक्सिमम जो कौन थे, वो मद्रास से थे, इंडियन ही। अब सिराजुद्दौला की आर्मी का जो है वो, सिराजुद्दौला जो है वो प्लान बनाते हैं यहाँ पे, और 20,000 की आर्मी अप्रॉक्सीमेट जो है वो मीर जाफ़र के पास होती है। सिराजुद्दौला मीर जाफ़र को बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो तुम जो है वो पीछे से जो है वो मुझे बैकअप दे देना। मीर जाफ़र जो ऑलरेडी कंपनी को बिक चुका था, वो बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है सर, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ। फिर जब सिराजुद्दौला जो है वो क्लाइव की आर्मी देखते हैं, बोलते हैं 3,000 की आर्मी है। तो फिर मीर जाफ़र और क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला अगेन एक बार बात करते हैं और बोलते हैं कि सर 3,000 की आर्मी तो है, आप ऐसा करो, वहाँ पार्टी करो जाके मुर्शिदाबाद में, मैं जो हूँ इसमें इन लोगों को मार के जो है वापस आ जाता हूँ। सिराजुद्दौला मीर जाफ़र की ये बात मान लेते हैं और अपनी 2,000 जो उनके पास सोल्जर्स थे, कुछ 2,000 हॉर्स आर्मी को लेकर जो है वो क्या करते हैं, वापस अपनी कैपिटल की तरफ जाने लग जाते हैं। और जब अपनी कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं तो मीर जाफ़र का जो बेटा था, सन था उनका, मीरान, ये जो है वो सिराजुद्दौला को मार देता है। बैटल ख़त्म। ये है बैटल ऑफ प्लासी। समझ आई? हाँ जी सर। ये लड़ी नहीं गई है युद्ध में। बैटल ऑफ प्लासी में गोलियां नहीं चली है, सिर्फ क्लाइव की डिप्लोमेसी हुई है। क्लाइव ने जब अपोजिशन पार्टी के बंदों को ही खरीद लिया, और सिराजुद्दौला को भी ये पता नहीं चला कि मीर जाफ़र बिक चुका है भाई ऑलरेडी। मीर जाफ़र को तो नेक्स्ट नवाब बनना है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट नवाब बनते हैं मीर जाफ़र। जब मीर जाफ़र नवाब बन गए, ठीक है, अब आगे 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 की स्टोरी तो और ख़तरनाक है। मीर जाफ़र बन गए, अब लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी वॉर कंपनसेशन दिया 50 लाख रुपए मीर जाफ़र ने कंपनी को। लड़ाई तो हुई नहीं थी, फिर भी कंपनसेशन दिया 50 लाख। 50 लाख किसके अकाउंट में गया? कंपनी के अकाउंट में तो नहीं गया, ऑफिशियल्स के अकाउंट में गया। कुछ क्लाइव के पास गया, कुछ अदर ऑफिशियल्स के पास गया। कंपनी के अकाउंट में भी थोड़ा बहुत गया, ये ऐसा समझ लो। साथ में ज़मींदारी मिलती है, 24 परगनाज यानी कि 24 विलेजेस की ज़मींदारी भी जो है वो, मतलब ज़मींदारी मतलब टैक्स कलेक्शन की पावर भी देता है कंपनी को मीर जाफ़र। फाइनल रिजल्ट क्या था? रॉबर्ट क्लाइव की विक्ट्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर, ये याद रखना, समझना इसको। मीर जाफ़र जो है वो जब नवाब बन जाता है तो उसके तेवर बदल जाते हैं। पहले तो वो जब तक नवाब नहीं बना था तब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे नवाब बना उसने अपने तेवर बदल दिए। दोस्ती कर ली डच के साथ और कोशिश करी ब्रिटिश को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने की बंगाल से। लेकिन यहाँ पर हुई बैटल ऑफ बेदरा। जब उसने कोशिश करी डच की हेल्प से ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने की, तो यहाँ जिसका रिजल्ट होता है वो होता है बैटल ऑफ बेदरा 1759, जिसमें डच ही बाहर हो जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद उसने टैक्स जो सिस्टम था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की कोशिश की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए। और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बेदरा में डच हार गए, तो उसके बाद कंपनी ने बोला मीर जाफ़र को कि सर मैंने आपको बनाया था, आप तो वो हमारे ही अगेंस्ट हो गए, रिप्लेस। फिर अगेन पूछ लिया कंपनी ने कि कौन नवाब बनेगा, तो अगेन पर्सनालिटी आ गया मीर कासिम। मीर कासिम ने बोला मुझे नवाब बना दो। मीर कासिम को नवाब बना दिया कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब मीर कासिम बनते हैं नेक्स्ट नवाब, तो ये क्या करते हैं, ये भी कंपनी को कुछ पैसा देते हैं नवाब बनने के लिए। फाइनली याद रखना, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है वो मीर कासिम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनिशिएटिव लेता है, ठीक है। लाइक ये कैपिटल शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगूर,
जो पहले कैपिटल थी मुंगूर में उसको शिफ्ट कर, जो पहले मुर्शिदाबाद में कैपिटल थी उसको मुंगूर में शिफ्ट करता है। दूसरा, ये क्या करता है, अबॉलिश कर देता है ऑल इनलैंड ड्यूटीज़। दैट मीन्स ये कहता है कि यूरोपियंस को ही क्यों ड्यूटी फ्री दे रहे हो, सबको फ्री है, इंडियंस को भी फ्री है। तो इससे इंडियंस का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि अगर कोई दूसरा ट्रेड कर रहा है तो उसके ऊपर जब वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी। तो दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन की पावर जो है वो कहीं ना कहीं, जो टैक्स कलेक्शन जो थी कंपनी की इफेक्ट होती है इससे, पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद मुर्श जो आपका मीर कासिम था, ये क्या करता है, मिलिट्री रिफॉर्म्स करता है। ये क्या करता है, तोप खाना लगा देता है, यानी कि एक जो है वो, अगर हम बात करें इसको, एक वर्कशॉप जो है वो लगा देता है। तो क्लाइव पूछते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी पूछते हैं कि सर आप ये क्यों लगा रहे हो, जब हम आपको डिफेंड करेंगे तो आपको ये जो है वो ज़रूरत ही नहीं है ऐसी कोई। तो बोलते हैं कि नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी कुछ जो है वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आप सपोर्ट करने के लिए नहीं आए तो जो मैं जो है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस तो कर सकूँ। लेकिन कंपनी ये समझ जाती है, कि मीर कासिम जो है वो भी तेवर दिखा रहा है। फिर इसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं अगेन मीर जाफ़र के साथ। इन्होंने बोला कि मीर जाफ़र ही ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मीर जाफ़र क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं सबसे बड़ी। ये बंगाल से तो निकाले गए, ये जाते हैं अवध के पास। और अवध में जो उस टाइम पे पर्सनालिटी थे वो थे शुजाउद्दौला। मीर कासिम क्या करते हैं, शुजाउद्दौला के पास जाते हैं अवध के, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि यार मेरी हेल्प कर दो, मुझे जो है वो बंगाल को नवाब बनना है। शुजाउद्दौला बोलते हैं, याद रखना शुजाउद्दौला है ये, शुजाउद्दौला बोलते हैं कि रुको रुको, शाह आलम को भी सेकंड साथ में लेकर आते हैं, उसके बिना नहीं जीत पाएंगे बंगाल को, क्योंकि वो एम्परर है, उसको साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। ये शाह आलम को भी साथ में लेकर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है वो इनकी लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। और ये लड़ाई हो रखी है 1764 में। इसमें जो है मीर कासिम तो गया, शुजाउद्दौला भी हार गया, साथ में शाह आलम भी हार गया। दैट मीन्स जो है वो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो गेम चेंजर बैटल है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये किसी को नहीं मारते, शाह आलम सेकंड को नहीं मारते, ठीक है, शुजाउद्दौला को नहीं मारते, मीर कासिम को जो है वो उसका पता ही नहीं चलता कहाँ गया। फिर उसके बाद जब ये जो है वो यहाँ पर जो है वो बैटल ख़त्म होती है तो उसके बाद ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी। और इस ट्रीटी के बाद जो है वो कंपनी के पास जो है वो एक कंट्रोल आ जाता है, मतलब उन्होंने जो है वो मुग़ल अथॉरिटी को भी डिफीट कर दिया। दैट मीन्स अब उन्हें कोई ना कोई गवर्नर चाहिए। तो फिर वो ढूंढते हैं कि किसको जो है वो भेजे। तो फाइनली क्लाइव जो है वो वापस भारत में आते हैं और वो फोर्ट विलियम के जो है वो पहले गवर्नर बनते हैं। फिर वो 3 ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 3 लोगों के साथ साइन हो रखी है 1765 में, ठीक है, ये समझना यहाँ पे थोड़ा इसको। पहली ट्रीटी साइन करी, ठीक है, किसके साथ, एम्परर के साथ, सॉरी, पहली ट्रीटी साइन करी अवध के साथ, ठीक है, वैसे एम्परर के साथ पहली की थी लेकिन इसको यहाँ पर हम इस तरह से समझेंगे। पहली ट्रीटी साइन करी अवध के साथ और अवध को कहा कि जो बैटल ऑफ बक्सर में जो खर्चा हुआ है भाई उसको पे कर। तो 50 लाख रुपए जो है वो उससे खर्चा लिया जाता है। फिर उसको कहता है कि आपको ये जो इलाहाबाद और कारो है, ठीक है, इलाहाबाद और कोरा, ये जो है वो शाह आलम को देना पड़ेगा, यानी कि एम्परर को देना पड़ेगा। इलाहाबाद और कोरा ये चला गया किसके पास, एम्परर के पास। जबकि ये किसका था तो ऑलरेडी एम्परर का ही, लेकिन अवध का पार्ट था। जो ये इलाहाबाद था और कोरा था ये अवध का पार्ट था, लेकिन इसको कहता है कि आपको ये किसको देना है, एम्परर को, ये याद रखना। और उसके बाद शाह आलम के साथ जब दूसरी ट्रीटी साइन करी तो यहाँ पे शाह आलम को बोला कि सर आपको दिल्ली में नहीं रहना, आप इलाहाबाद में आके रहो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। शाह आलम को ये कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप इलाहाबाद आके रहो। उसके बाद प्लस साथ में शाह आलम से दीवानी लेते हैं बंगाल की। निज़ामत और दीवानी 2 कंसेप्ट आते हैं, अभी उनको समझाता हूँ। वो जब हम डुअल गवर्नमेंट करेंगे तो उसमें करते हैं, दीवानी लेते हैं बंगाल की शाह आलम सेकंड से। देन उसके बाद आती है बारी नवाब ऑफ बंगाल की, जो बनता है बंगाल का नवाब उस टाइम पे था मीर जाफ़र, यानी कि मीर कासिम को हटाकर जो है वो मीर जाफ़र को जब बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो उससे लेते हैं सूबेदारी ऑफ बंगाल।
दैट मीन्स निजामत। तो ये जो दीवानी और निजामत जो बंगाल की मिलती है, इसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। दीवानी का मतलब हो गया रेवेन्यू कलेक्शन की पावर, निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर। और बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर किसके पास गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अभी और किसी यूरोपियन पावर को, यूरोपियन जो पावर्स थी भारत में, उसके पास ऐसी जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो अथॉरिटी नहीं थी। दैट मीन्स यहाँ से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी सुपीरियर होने लग गई। और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर यहाँ पर मिली, ये जो है वो इन्होंने यहाँ से क्या किया, जो यहाँ पैसा कलेक्ट हो रहा था उसको इन्वेस्ट किया। किसको हराने के लिए? मैसूर को हराने के लिए, मराठा को हराने के लिए, निज़ाम को हराने के लिए। यहाँ से जो है वो ये पैसा जो है वो लगाया गया। और इसकी वजह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फाइनली जो है वो 1857 तक जो है वो लास्ट प्लेयर बचती है, जिसने भारत के ऊपर फाइनली उसके बाद कंट्रोल शुरू होता है इन फॉर्म ऑफ क्राउन रूल। ये याद रखना। निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके लिए पर्सन्स अपॉइंट किए हैं, और उन पर्सन्स को हम जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर कवर करेंगे तो आप कंफ्यूज फिर हो जरा जाओगे। सा रोल अप करना इसमें। आपने बोला कि शाह आलम से दीवानी ले ली गई। शाह आलम से दीवानी की परमिशन ली कि हमें जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करने की परमिशन चाहिए। ठीक है। क्लियर? और उनसे नवाब ऑफ बंगाल से सूबेदारी ऑफ बंगाल। निजामत, हाँ, निजामत से। सूबेदारी। हाँ, क्लियर हो गया सारा? समझ आ गया? देन उसके बाद हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये।